हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के आधार पर फलन के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल अप्रोच टाइप ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ग्राफ के आधार पर फंक्शन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जो पहला टाइप है अचर फलन, जिसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। दूसरा टाइप है मापांक फलन, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। तीसरा टाइप है स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन, जिसको हम संकेत फलन बोलते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट इसी कड़ी में वर्ग फलन है, वर्गमूल फलन है, जिसको हम स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं। फिर स्टूडेंट इसके रेसिप्रोकल है, जैसे व्युत्क्रम वर्ग फलन मतलब रेसिप्रोकल स्क्वायर फंक्शन, व्युत्क्रम वर्गमूल फलन, रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है। फिर इसी क्रम में क्यूब फंक्शन, जिसको हम घन फलन कहते हैं, क्यूब रूट फंक्शन, जिसको हम घनमूल फलन कहते हैं। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल क्यूब फंक्शन, रेसिप्रोकल क्यूब रूट फंक्शन। तो इस तरीके से इतने टाइप होते हैं। मैं एक बार यहां पर बोर्ड पर लिखता हूं स्टूडेंट, और क्लियर हो जाएगा। ग्राफ के आधार पर फलन के प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ टाइप ऑफ फंक्शन। ग्राफ के आधार पर फलन के प्रकार। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइप है वो क्या है? ग्राफ के आधार पर फलन के निम्नवत प्रकार हैं। फर्स्ट टाइप है अचर फलन। दूसरा है स्टूडेंट मापांक फलन। और तीसरा क्या है स्टूडेंट? अचर फलन, मापांक फलन, सबसे बड़ा पूर्णांक फलन। चौथा देखो क्या है? सबसे छोटा पूर्णांक फलन। ओके स्टूडेंट, अब देखो पांचवा है वर्ग। और थोड़ा मैं कंबाइन कर देता हूं, अलग अलग भी मैं अलग अलग नोट में दिखाया हूं, यहां कंबाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग और वर्गमूल फलन। वर्ग और वर्गमूल फलन। और देखो स्टूडेंट, ये हो जाएगा घन और घनमूल फलन। समझ रहे हो ना? इसका मतलब वर्ग फलन, वर्गमूल फलन दो है, मैं दोनों को एक साथ लिख दिया। इसी तरीके से घन फलन और घनमूल फलन, यहां भी दो है, तो देखो ना, यहां पर एक में लिख दिया, यहां पर एक है, लेकिन अलग अलग भी आप लिख सकते हो, वर्गमूल फलन और वर्गमूल फलन। मतलब दोनों फलन को मैं एक साथ लिख दिया। ऐसे ही दोनों फलन को हम यहां भी एक साथ लिख दिए, घनमूल फलन, घनमूल फलन। इसी तरीके से स्टूडेंट इसके जो है, इसके रिवर्स होते हैं। देखो लेकिन क्या? व्युत्क्रम वर्ग और वर्गमूल फलन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ना? अब देखो एक और होता है आठवां, ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम घन और घनमूल फलन। आया स्टूडेंट समझ में? इस तरीके से है। देखो
अब एक और है व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम फलन एक्चुअली में मुझे पहले ये लिखना चाहिए था, मुझे यहां पर ही लिख देना चाहिए था, ये व्युत्क्रम फलन को यहां पर लिख देना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, इसका जो है क्रम आगे पीछे हो सकता है, बशर्ते आपको याद होना चाहिए। तो देखो ग्राफ के आधार पर फलन के प्रकार क्या क्या है? अचर फलन, मापांक फलन, सबसे बड़ा पूर्णांक फलन, सबसे छोटा पूर्णांक फलन, वर्ग और वर्गमूल फलन, घन और घनमूल फलन, व्युत्क्रम वर्ग और वर्गमूल फलन, व्युत्क्रम घन और घनमूल फलन, और देखो लास्ट में व्युत्क्रम फलन। इतने फलन होते हैं ग्राफ के आधार पर। समझ में आया स्टूडेंट? ग्राफ के आधार पर इतने फलन होते हैं। इंग्लिश में भी नाम सुन लो, क्योंकि आगे आप लोग इंग्लिश ही पढ़ोगे। सभी जो है मैथमेटिक्स जितने भी बुक आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, वो सब के सब इंग्लिश में रहेंगे, तो इसीलिए जरूरी है इंग्लिश में भी इसका नाम जान लो। अचर फलन जिसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, मापांक फलन जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं, सबसे बड़ा पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, सबसे छोटा पूर्णांक फलन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, वर्ग और वर्गमूल फलन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंक्शन, घन और घनमूल फलन क्यूब एंड क्यूब रूट फंक्शन, व्युत्क्रम वर्ग और वर्गमूल फलन रेसिप्रोकल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। अब यहां से देखो स्टूडेंट, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम घन और घनमूल फलन, रेसिप्रोकल क्यूब एंड क्यूब रूट फंक्शन। अब लास्ट में है व्युत्क्रम फलन जिसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं। तो यह आपका फलन का प्रकार है ग्राफ के आधार पर। ग्राफ के आधार पर फलन के प्रकार है, इतना आपको पढ़ना है स्टूडेंट। अब एक एक करके जिक्र करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, देखो मैं स्टार कर दे रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो छू मंतर वैसे समझ जाओगे, इतना देखने से बड़ा लग रहा है ना, ये बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बड़े ही आसानी से इसका ग्राफ प्लॉट कर लोगे। ग्राफ प्लॉट करने में इसमें टाइम नहीं लगेगा, एक्स को वैरी कराते जाएंगे, वाई का मान मिलता जाएगा, एक्स वाई प्लेन में हम निर्देशांक को स्थापित कर देंगे। जितने भी बिंदु मिलेंगे एक्स वाई प्लेन में उसको मिला देंगे तो एक कर्व तैयार हो जाएगा। ये वर्ग और वर्गमूल का, घन और घनमूल का, बहुत बड़ा इसमें कठिनाई नहीं है, आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। मैं ऐसा बता दूंगा कि ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। समझना यही है, ये कॉन्सेप्चुअल है। अचर फलन, मापांक फलन, सबसे बड़ा पूर्णांक फलन, सबसे छोटा पूर्णांक फलन, ये चार जो मैं बताया हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके स्टूडेंट मैं बताता हूं। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अचर फलन। देखो अचर फलन को हम परिभाषित करने जा रहे हैं। अचर, तो स्टूडेंट आप सभी लोग बीजगणित में पढ़े होंगे चर और अचर। क्या समझते हो चर और अचर से? चर मतलब एक ऐसी राशि है जिसका मान फिक्स नहीं रहता है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, उसको चर बोलते हैं। मतलब एक ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहे उसको हम चर कहते हैं। बट स्टूडेंट एक ऐसी राशि जिसका मान न बदले, हमेशा अचर रहे, न घटे न बढ़े, उसको क्या बोलेंगे? उसको अचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात है। अब हम डिफाइन करते हैं अचर फलन का। तो देखो फलन में अचर लगा है, इसका मतलब एक ऐसा फलन प्रत्येक बिंदु पर जिसका मान न घटे न बढ़े, अर्थात अचर रहे या नियत रहे, इसी फलन को हम अचर फलन कहते हैं। ठीक है, तो चलो मैथमेटिकल देखो कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया ना? अब मैथमेटिकल इसको डिफाइन करने चल रहे हैं, तो देखो कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं।
देखो स्टूडेंट, अचर फलन के बारे में समझ लिया जाए। फलन एफ मैप्स ए टू बी, यह मैथमेटिकल डेफिनेशन है, यही वैलिड है, समझ रहे हो ना। और लेमैन जो मैं डेफिनेशन बताया था, एक ऐसा फलन जिसका मान न घटे न बढ़े, प्रत्येक बिंदु पर फलन f का मान समान हो, तो इस टाइप के फलन को अचर फलन कहते हैं। यह तो किसी कॉमन पर्सन को समझाने के लिए है, लेकिन स्टूडेंट आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स की भाषा में हम समझा रहे हैं। फलन f मैप्स a टू b को हम अचर फलन कहते हैं, अचर फलन कहते हैं। कब कहेंगे? यदि a के प्रत्येक मान, देखो a के प्रत्येक मान, इट मींस x बिलोंग टू a, a के प्रत्येक मान के लिए इस प्रकार से a के प्रत्येक मान के लिए या फिर x क्या हो जाए? समान हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप के फलन को हम अचर फलन कहते हैं, ठीक। तो अब इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब यही हुआ स्टूडेंट, यहां पर डोमेन और कोडोमेन की अगर हम बात करें, मतलब प्रांत और सहप्रांत की बात करें, यहां पर लिख भी देते हैं स्टूडेंट प्रांत, और यहां पर देखो मैं लिख दिया सहप्रांत। इस पर अगर हम बात करें तो अगर यह A है और यह B है, तो A में अवयव पाए जाएंगे, नियम के अनुसार A नॉन इम्पटी सेट होगा और B यह भी नॉन इम्पटी सेट होगा, मतलब इसमें भी एलिमेंट मिलेंगे, इसमें भी एलिमेंट मिलेंगे ना। तो यहां पर लिखेंगे A B C D E M, ठीक है, ये सारे एलिमेंट हैं। इन सभी एलिमेंट का जो प्रतिबिंब बने समान बने, ठीक है। तो समान बने, तो इसी के क्रम में हम इसको लिखते हैं। देखो A का प्रतिबिंब कहां चला जाए? C पर। B का प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? B का प्रतिबिंब ये कहां गया? C पर, ठीक है। फिर ऐसे इसी क्रम में स्टूडेंट देखो, यहां पर इसको फिर C लिख दिया, यहां भी C है, यहां भी C, इसको C स्टार कर लेता हूं, ठीक है। तो इसको पहले डिफरेंट एलिमेंट से असाइन कर लो, मान लो ये C स्टार है, ठीक है। तो असाइन कर लिया डिफरेंट एलिमेंट से। अब D का इमेज देखो, C का इमेज कहां चला जा रहा है? C पर। अब देखो D का इमेज कहां जाएगा? D का इमेज भी C पर जाएगा, हर एलिमेंट का इमेज C पर ही जाए। E का इमेज कहां चला जाए? E का इमेज भी C पर जाए। देखो इसको ग्रीन से नहीं दिखाएंगे, इसको ब्लैक से ही दिखाएंगे, ठीक है। ये कहां चला गया? C पर। और एट लास्ट स्टूडेंट F का जो प्रतिबिंब बने कहां जाए? F वाला, F का भी C पर चला जाए, यानी इस तरीके से। यह है, तो देख सकते हो स्टूडेंट, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक अवयव प्रांत A के, या इसको कह सकते हैं समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समान प्रतिबिंब बन गया ना, ये समान प्रतिबिंब है। तो मान लो इसमें और भी अवयव हैं, कहाँ क्या है? C1 C2 C3 C4 C5 C6 यहां तक है। तो अब बताओ स्टूडेंट, अगर हम कहें सहप्रांत, क्या होगा सहप्रांत? सहप्रांत देखो मैं लिख रहा हूं, सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट C1 C2 C3 C4 C5 C6,
परास क्या होगा बताओ? परास में केवल परास में सिंगल अवयव है, मतलब एक अवयव है ना, तो एक अवयव का परास होगा, जिसको एकल समुच्चय बोलते हैं। तो परास एकल समुच्चय होगा, परास एकल समुच्चय होगा। क्या होगा? केवल और केवल सी होगा। अब देख सकते हो परास सहप्रांत में समा गया, अर्थात परास सहप्रांत का सबसेट बन गया। बन गया नहीं बन गया? कहीं कहीं को बराबर भी होता है, बराबर भी हम बताए थे, ये जानकारी आपको मिला। और यहां से देख रहे हैं प्रत्येक अवयव का समान प्रतिबिंब बन गया। तो यहां पर प्रत्येक अवयव का जब समान प्रतिबिंब बनता है तो उसको अचर फलन का नाम देते हैं। और जब यहां पर दो या दो से अधिक अवयव का समान प्रतिबिंब बनता तो उसको बहुएक बोलते, बहुएक प्रतिबिंब, बहुएक फलन बोलते हैं उसको। ठीक है, बहुएक फलन बोलते हैं। तो यहां भी देखो स्टूडेंट, समझ में आ गया? जैसे लग रहा है कि अचर फलन ही बहुएक फलन है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। आपको बार बार समझना पड़ेगा स्टूडेंट, जो बहुएक फलन होता है, जो बहुएक फलन होता है, प्रांत ए के दो या दो से अधिक फलन, दो या दो से अधिक अवयव का समान प्रतिबिंब देता है। समझ में आया? जो बहुएक फलन होता है स्टूडेंट, प्रांत ए के दो या दो से अधिक अवयव का समान प्रतिबिंब देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बहुएक बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट, प्रांत ए के सभी अवयव का समान प्रतिबिंब बन जाता है तो उसको हम अचर फलन कहते हैं। ठीक है, यहां पर सभी अवयव का समान हो रहा है, सभी अवयव का समान प्रतिबिंब, तो उसको क्या बोलेंगे? अचर फलन बोलेंगे। तो यह अचर फलन है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके ग्राफिकल अप्रोच। इसका ग्राफ क्या होगा? आपको पता है ना स्टूडेंट, fx इक्वल टू सी, तो fx का जो वैल्यू है वो तो c हो गया, और आप कहीं न कहीं पढ़ चुके हो y बराबर fx। fx प्लेस पर y रखो तो y बराबर c। इसका ऑब्जर्वेशन करो, क्या होगा इसका ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन यही निकल करके आया कि यह एक सरल रेखा है जो x अक्ष के समांतर है। और यह भी देख लो स्टूडेंट, x का मान बढ़ाते जाएं या घटाते जाएं, x को चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए, लेकिन स्टूडेंट जो y है अर्थात जो फलन है उसका मान न तो घटेगा और न ही बढ़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? अचर फलन बोलते हैं। तो ग्राफ हम प्लॉट कर दे रहे हैं, तो देखो x एक्सिस, y एक्सिस और ये 0। देखो स्टूडेंट, यहां पर हम y पर c डिस्टेंस लेंगे, y बराबर c सरल रेखा प्लॉट करना है, तो y पर c डिस्टेंस ले लो यहां से। c डिस्टेंस, और यही क्या होगा? ये सरल रेखा हो गया। ठीक है, सरल रेखा हो गया। और ये सरल रेखा किसके समानांतर है बताओ? ये सरल रेखा x एक्सिस के समांतर है। ठीक है, x अक्ष के समांतर है। ये बार बार जो है फिगर सही से बन नहीं रहा है इसमें, क्योंकि हम स्पेस तो बना नहीं रहे हैं। अब ठीक है ना यार? अभी भी जो है सही नहीं बन रहा है, यही सब प्रॉब्लम होता है फिगर जब बनाया जाए तो। ठीक है, अब ठीक हुआ, करीब करीब अब ठीक हो गया।
अब एग्जैक्टली फिगर तो आएगा नहीं, क्योंकि हम स्केल से तो बना रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखो C डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पर स्केल रख लो और उसी के सहारे से रेखा खींच लो, तब ये समांतर दिखेगा। ठीक है, फिर भी ये दिख रहा है, ये क्या है, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो गए। ठीक है, ये समांतर हो गए। अब ये देखो, ये अब यहां पर आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, आप x की वैल्यू को बढ़ाओ, यहां बढ़ाया, फिर यहां किया, फिर यहां किया, x की बिंदु को बढ़ा दें, कितना हो बढ़ा दें, y तो हर प्लेस पर सेम रहता है, हर प्लेस पर सेम वैल्यू देगा, चाहे यहां निगेटिव करें स्टूडेंट, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू लें। निगेटिव करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू हम घटा रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो यहां पर कोई वैल्यू आप ले लो निगेटिव, x की वैल्यू घटाओ, तो यहां घटा रहे हैं, यहां भी देखो घटा रहे हैं वैल्यू, तो घटाओगे बार बार यही बिंदु आएगा, y बराबर c ही आएगा। तो देखो एक जब राइट साइड में जा रहे हैं तो x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, x बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इस केस में भी y बराबर c है। जब लेफ्ट साइड में जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ क्या कहेंगे, x घट रहा है, घट रहा है, यही है जीरो। जीरो के राइट साइड में x बढ़ेगा और जीरो के लेफ्ट साइड में जैसे जैसे लेफ्ट जाएंगे x घटेगा और जैसे जैसे राइट जाएंगे x बढ़ेगा। समझ में आया ना? तो यहां पर भी y बराबर c है, तो इसीलिए देखो x को हम घटाएं चाहे बढ़ाएं लेकिन y बराबर c ही है, इसी को अचर फलन बोलते हैं। उसका ग्राफ ये रहेगा। तो ऐसे एग्जाम में आ जाता है, ऐसे ग्राफ बनाकर दे देगा, पूछेगा किस टाइप का फलन है, तो अगर प्रैक्टिस है तो बोल दोगे अचर फलन है, बोल दोगे ना। क्यों? क्योंकि x को चाहे बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, हर केस में y बराबर c है। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट अचर फलन का। अब अगला जो हम डिस्कस करेंगे वह है मापांक फलन। तो स्टूडेंट मापांक फलन हम बताएंगे, इसको देखो। तो स्टूडेंट अपने फलन के लिस्ट में संकेत फलन, जिसको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, जो मैं यहां पर लिखा था स्टार्टिंग में, ग्राफ के आधार पर फलन के प्रकार, उसमें सिग्नम फंक्शन भी होगा जिसको हम संकेत फलन कहते हैं, वह शायद छूट गया है, तो उसी में मेंशन कर लीजिएगा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो जस्ट जो है जहां पर हम मापांक फलन बताए थे, मापांक फलन के नीचे लिख लीजिएगा स्टूडेंट संकेत फलन, जिसको हम अंग्रेजी में सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ये थोड़ा छूट गया था, इसको मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मापांक फलन। ठीक है, मापांक फलन बताएंगे क्या होता है मापांक फलन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मापांक फलन। मापांक फलन जिसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन, किस टाइप के फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यह बता दूं स्टूडेंट, आप क्लास 7th में मॉडुलस पढ़े होगे और स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में भी मॉडुलस पढ़े हो, फर्स्ट ईयर में सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस पढ़े हो और क्लास 7th में रियल, जिसको आप बोलते हो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, क्लास 7th में रियल नंबर का मॉडुलस पढ़े होगे और क्लास 11th में मॉडुलस पढ़े होगे। किसका? सम्मिश्र संख्या का, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्लास 11th में पढ़ाया जाता है और स्टूडेंट वास्तविक संख्या का मॉडुलस यानी रियल नंबर का मॉडुलस क्लास 7th में पढ़ाया जाता है।
तो अगर हम बात करें स्टूडेंट रियल नंबर का, तो आपको सिखाया गया होगा स्टूडेंट, किसी भी वास्तविक संख्या का जो मॉडुलस होता है वह ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये तो समझो। लेकिन अगर संख्या 0 कर दिया जाए तो उसके गुणधर्म में बताया जाता है कि शून्य एक वास्तविक संख्या है, शून्य का मॉडुलस शून्य होता है। शून्य के अलावा कोई चाहे पॉजिटिव नंबर लो चाहे नेगेटिव नंबर लो, नेगेटिव नंबर लोगे उस केस में भी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव नंबर आता है, और पॉजिटिव नंबर लो तो पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो ये सब बताया जाता है। तो वही अप्रोच स्टूडेंट इस फलन पर अप्लाई कर दो। जैसे fx को फलन कहते हैं ना, x को चाहे आप नेगेटिव वैल्यू लो, x को चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू लो, और x को 0 लो। जब x को 0 लेते हो तो fx का वैल्यू 0 हो जाए। बट स्टूडेंट x को अगर आप नेगेटिव नंबर लो, fx की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, और x को पॉजिटिव वैल्यू लो तो fx की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाए। अगर किसी फंक्शन में यह हरकत दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार के हरकत को हम मापांक फलन बोलते हैं, अर्थात मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात यही कर रहा था मॉडुलस फंक्शन का। तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हम देखते हैं। ये फंक्शन मतलब स्टूडेंट f मैप्स a to b, फलन को मापांक फलन कहते हैं, यदि किस टाइप का गुण पाया जाए, fx का जो वैल्यू होना स्टूडेंट हमेशा मॉड x हो, और ये मार कहता है कि x अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, x लेस देन 0 हो रहा है तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, x अगर 0 हो गया तो ये 0 वैल्यू देगा। यही ना गुणधर्म बताया जाता है मॉडुलस का। तो वही अप्लाई कर दो। ये मॉडुलस का डेफिनेशन आप पढ़े हो क्लास 7th में भी, यहीं पर यूज कर लो। अर्थात स्टूडेंट fx का जो वैल्यू हो गया x ग्रेटर देन 0, इट मींस fx का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर x 0 कर लो हमेशा fx की वैल्यू 0 आ जाएगा। बट स्टूडेंट x को लेस देन 0 करो, अगर स्टूडेंट लेस देन 0 करोगे तो क्या मतलब हुआ, x को 0 से छोटा कर दो, मतलब x लेस देन 0, इसका मतलब यही हुआ कि x ऋण संख्या है, और ऋण संख्या को धन संख्या बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात स्टूडेंट -x हो गया। तो यहां पर ये -x ओवरऑल धन संख्या हो गया। आप लोगों में से लगभग 95% स्टूडेंट यही समझ जाएंगे कि ये तो ऋणात्मक है और सर इसको धनात्मक बोल रहे हैं। स्टूडेंट आपको समझना तो चाहिए कि x 0 से छोटा है, x जब 0 से छोटा है तो खुद x ऋण संख्या है। जब x ऋण संख्या है तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं -1 से, तो स्टूडेंट -x धन संख्या होगा। क्यों? क्योंकि x ऋण संख्या है तो -x धन संख्या हो गया। समझ में आया? ये बात है। तो यह रहा मापांक फलन का परिभाषा। अब इसका ग्राफ देख लिया जाए ग्राफ। तो इस फंक्शन को रीड करो तभी ना ग्राफ बनाओगे। तो इसको रीड कर लिया जाए। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट ना कि x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो उस केस में fx का वैल्यू x हो रहा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट जब x की वैल्यू 0 हो रहा है उस केस में fx क्या है, 0 है। और यही देखो x जब ग्रेटर देन 0 हो रहा है स्टूडेंट, x ग्रेटर देन 0, उस केस में fx की वैल्यू
सॉरी ये लेस देन होगा, यहां ग्रेटर देन मैं ले लिया हूं, x लेस देन 0, x लेस देन 0, ठीक है। तो उस केस में f(x) की वैल्यू माइनस x होगा, ठीक। बात समझ में आया? तो मैं एक बार फंक्शन को रीड करना सिखा दे रहा हूं। ये देखो, ये फंक्शन है, मतलब फलन है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, f(x) का वैल्यू x के इक्वल है तो f(x) इक्वल x हो गया। x इक्वल टू 0, f(x) इक्वल 0 है तो देखो x इक्वल टू 0, f(x) की वैल्यू यहां 0, x लेस देन 0, f(x) इक्वल टू माइनस x है। तो देखो वही चीज मैं लिखा हूं, जो फंक्शन में था स्टूडेंट उसी को मैं यहां नीचे रीड किया हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आ जाएगा, रीड कर लेंगे। जो वैल्यू है यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 तो f(x) x है, देखो मैंने लिखा, x इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू 0, देखो मैं यहाँ पर लिख दिया, x लेस देन 0, x लेस देन 0, f(x) इक्वल टू माइनस x, देखो मैं यहाँ लिख दिया। अब जिस प्लेस पर f(x) है उस पर y लिख सकते हैं। किसी को कोई एतराज? जहां पर f(x) है वहां y लिख सकते हैं। आप जानते हो ना y इक्वल टू f(x), तो जहां पर f(x) वहां y लिख डालो। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या x ग्रेटर देन 0, इट मींस f(x) इक्वल टू, f(x) जहां है वहां पर क्या कहें लिखने के लिए, y कहें लिखने के लिए। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x लेस देन 0, y इक्वल टू माइनस x। अब देख सकते हो स्टूडेंट, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, ठीक है। y इक्वल टू 0 क्या है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन है। x एक्सिस पर कहीं भी ट्रेवल कर लो, x एक्सिस पर कहीं भी चले जाओ, वहां पर हर प्लेस पर x एक्सिस के y इक्वल टू 0 ही मिलेगा। जैसे जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 है, तो x एक्सिस देखो मैं मार्कर दौड़ा रहा हूं x एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर मार्कर चल रहा है। फिर से मैं बता रहा हूं, x एक्सिस पर मार्कर चल रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर चले जाओ x एक्सिस के, वहां पर y 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन हुआ ना। अब यहां पर हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे थोड़ी देर में। देखो x ग्रेटर देन 0 है तो y इक्वल टू x है, तो ये स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, और ये ओरिजिन से पास करेगा जिसका प्रवणता 1 होगा, मतलब प्रवणता 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश होगा और m का मान 1 हो जाएगा। समझ में आया? ये बात है। तो यहां पर देखो, ये तो मूल बिंदु होंगे और यहां पर ये भी सरल रेखा का समीकरण होगा। यहां पर क्या होगा, 135 अंश, थीटा का मान 135 अंश होगा, मतलब ये जो सरल रेखा है x अक्ष से 135 अंश का कोण पर रहेगा, 135 अंश के कोण पर रहेगा और इसका m का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। तो अब आसानी से ड्रा कर लो, ठीक। तो यहां तक नोट करो इसको। अब चलो ग्राफ प्लॉट किया जाए। x एक्सिस, y एक्सिस। देखो स्टूडेंट, यही देखो एक बिंदु है जिसको हम O कहते हैं। इसी O बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है 0,0 है, और इसी को अगर अच्छे से एक्सप्लेन करें तो यही निकल करके आता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यही है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा स्टूडेंट, x ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू यहां पर x हो गया था, और x इक्वल टू 0, y की वैल्यू देखो यहां पर 0 हो गया था। और ये भी मैं बता दूं स्टूडेंट, x लेस देन 0, y की वैल्यू यहां से -x है। तो देखो इसको तो मैं प्लॉट कर लिया हूं ऑलरेडी, देख सकते हो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0,
यहाँ पर यही बिंदु है ना, इसी बिंदु का कोऑर्डिनेट है, इसी बिंदु का निर्देशांक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसका और इसका, ठीक है। तो चलो बात किया जाए। तो x ग्रेटर देन 0 मतलब आप बार बार कहां चलेंगे, मूल बिंदु से x अक्ष के दाईं तरफ चलेंगे। ये दर्शा रहा x ग्रेटर देन 0, मूल बिंदु से x अक्ष पर जब दाईं ओर चलेंगे यानी दाईं ओर जाएंगे तो y का वैल्यू x होगा। तो देख सकते हो दाईं ओर चल जाओ, हर जगह यही देखो दाईं ओर, यही ना दाईं ओर है। देखो मैं यहाँ पर ब्लू पेन से चला दिया, ब्लू पेन से चला दिया, तो y का वैल्यू x है। देखो जब हम x को पॉजिटिव ले रहे हैं, देखो ना मूल बिंदु से दाईं तरफ गए, देखो मैं यहाँ एरो लगा दिया, दाईं तरफ गए, जब दाईं तरफ जाएंगे तो y बराबर x है। स्टूडेंट मैं आपको बताया था ना ये इसके बारे में, y बराबर mx प्लस c के बारे में इसका ग्राफ बताया था नहीं बताया था? ये ग्राफ होता है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, y बराबर mx प्लस c बोलते हैं। याद करो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ाए थे ना। अब देखो स्टूडेंट y बराबर mx प्लस c है यार। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो ये y बराबर mx प्लस c है। अब यहां c बराबर 0 कर लो, तो यही जो सरल रेखा है ना ओरिजिन से पास करेगा, और यहां पर ये वैल्यू थीटा बराबर, यहां थीटा बराबर 0 और 90 के बीच में होगा। यहां फिक्स नहीं है थीटा, 0 और 90 के बीच का मतलब है 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा। लेकिन देखो मैं यहां मेंशन भी कर रहा हूं, 90 से छोटा और 0 से बड़ा कर दिया। लेकिन स्टूडेंट y बराबर x का मतलब यह है m बराबर 1 हो गया। कंपेयर कर लो y बराबर mx, y बराबर x, इट मींस m बराबर 1, m बराबर tan थीटा। तो स्टूडेंट ये tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 45 अंश आएगा ना, 45 अंश। तो यहां से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक सरल रेखा खींचना है। आया समझ में, ये बात है, इसीलिए मैं बता रहा था। तो इसको अब इरेज करता हूं। तो 45 अंश का कोण, ऐसे 45 अंश के कोण को एक सरल रेखा खींचना है। क्या ये रेखा नीचे जाएगा? बोलो स्टूडेंट। क्योंकि रेखा क्या है, देखो नीचे भी तो जा सकता है लेकिन नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि y धनात्मक है। जब नीचे कर दोगे इस लाइन को तो y ऋणात्मक हो जाएगा। देखो ये 0 चला जाएगा ग्राफ, और यहाँ जब यहाँ पर नीचे यहाँ तक मान लो और बढ़ा दोगे ना इसको, तो यहाँ से ये y निगेटिव हो गया ना, y निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए y को निगेटिव नहीं रखना है, इसलिए इसको हटा दो, नहीं रहेगा। बात समझ में आया? अब देखो, अब बात करते हैं स्टूडेंट इसका, x लेस देन 0 कह रहा है। तो x लेस देन 0 का मतलब क्या होगा कि मूल बिंदु से x अक्ष के बाईं तरफ चलो, मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं ओर किधर जाएगा, यही देखो ये इधर जाएगा। यह एरो विपरीत है, ये किधर जा रहा है, राइट साइड। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं राइट साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, दाईं ओर, दाहिने तरफ, दाईं तरफ। और ये क्या हो जाएगा, बाईं तरफ। ठीक है, ये और आगे तक फैलेगा ना, और यहां से आप बाईं तरफ ले लो। यहां से देखो बाईं तरफ जा रहे हैं, बाईं तरफ जाएंगे, बाईं तरफ ये भी जाएंगे, बाईं तरफ ये भी जाएंगे ना बाईं तरफ। अब देखो स्टूडेंट ये जो लाइन, अब देखो y बराबर -x, तो y बराबर -x, और स्टूडेंट y बराबर mx से कंपेयर करो तो m बराबर -1, m बराबर tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू -1, थीटा बराबर 135। सब हम कैलकुलेट करवाए थे, हमको याद है।
तो 135। तो ये देखो स्टूडेंट, ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितने का हो जाएगा? 45 अंश। मतलब ये जो रेखा है y बराबर x वाली